हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू बोल्टन क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं CMA-ED के अकाउंट्स चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस लाया हूँ। इसके अंदर मैं आपके टूल एंड प्लांट्स, रोड, मेटल, मटेरियल चार्ज, डायरेक्ट टू वर्क्स, इसके अलावा स्टॉक और PWD अकाउंट्स, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके वन लाइनर मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा और लाइक सब्सक्राइब करेगा। चलते हैं वीडियोज़ पे, क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत रोकड़ के रूप में जाने जाते हैं। ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। रोकड़ क्या होता है? जब आप किसी विभाग के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे एक विभाग से दूसरे विभाग को, चाहे एक विभाग से ठेकेदार को, चाहे एक विभाग से किसी प्राइवेट आदमी को हो, तो वहाँ पर जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ नोटों की तरह नहीं होता। एक आम आदमी एक नोट और सिक्के में ही ट्रांजैक्शन करता है, बट विभाग जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो करते हैं करेंसी नोट्स, सिक्के, डिमांड ड्राफ्ट, रेमिटेंस, अंतरण रसीद, पोस्टल ऑर्डर, रेवेन्यू स्टैंप और पोस्टल स्टैंप। ठीक है, तो उनका जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे निर्माण विभाग के अंतर्गत रोकड़ किस रूप में ट्रांसफर किया जाता है, तो ये सारे मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली हिंदी इंग्लिश का बाइलिंगुअल होता है। तो आप जहाँ पर कठिन वर्ड है मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है, बाकी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में अगर किसी स्पेसिफिक किसी जगह आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, अगर मैं पूरे बुक को ट्रांसलेट करने बैठूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, लोक निर्माण विभाग में सभी प्रकार के रोकड़ के वितरण एवं भुगतान का अधिकार होता है। देखिए एक DDO होता है। ठीक है, DDO का मतलब होता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक, इसका क्या काम होता है? पैसे को सरकारी खाते से निकालना और निकाल के जिसको देना है उसको ट्रांसफ़र करना। इसका अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। इसका अधिकार सिर्फ उसी अधिकारी के पास होता है जिसके पास DDO शिप होती है। ठीक है, जो DDO होता है, जिसके पास ये आहरण और वितरण का अधिकार होता है। तो जो लोक निर्माण विभाग है उसमें रोकड़, यानी रोकड़ का मतलब है पैसा, वितरण का, भुगतान का अधिकार किसके पास होता है? तो उसमें वितरण का अधिकार होता है अधिशासी अभियंता के पास। को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं कि रोकड़ का, वितरण का अधिकार किसके पास होता है? अधिकार होता है आपका अधिशासी अभियंता या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन पावर्स को ज़रूरत पड़ने पे अपने निचले अधिकारियों को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जब बड़े सेक्शन में काम कर रहे हैं तो अकेले आप पूरे सेक्शन को नहीं संभाल सकते, तो उसका अथॉरिटी होती है वो नीचे वाले ऑफिसर्स को भी ये पावर ट्रांसफ़र कर सकता है, बट वो भी इसकी परमिशन से ही किसी को आगे पैसा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रोकड़ तिजोरी में कितने ताले लगाए जाते हैं और चाबी किसके पास होती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो चेस्ट होती है, जैसे आपने चेस्ट, क्या मतलब एक तिजोरी है। ठीक है, तो जो सरकारी पैसा होता है उसको अगर आपके पास खाते में पैसा आ गया है और उसको किसी को ट्रांसफ़र करना है, उसमें कुछ समय है, तो उसको एक सरकारी चेस्ट में संभाल के रख दिया जाता है, और वो चेस्ट एक सिक्योर्ड रूम के अंदर एक बंद रहती है। ठीक, तो उस पर जो लगने वाले ताले होते हैं वो कितने होते हैं? वो लगते हैं, उस पर 2 ताले लगाए जाते हैं हमेशा। ठीक है, और उसकी जो चाबियां होंगी वो एक रोकड़ अधिकारी यानी कैश ऑफिसर के पास होगी और दूसरे कैशियर के पास होगी जिस बैंक से वो ट्रांसफ़र हुआ है। ये एक थंब रूल है। देखिए क्या है, इस तरीके की चीज़ों में पहले से अगर आपको डिटेल पता है कि चाबी किसके पास है, किसने किसको दी, तो इससे उस पैसे का जो मिसयूज़ होना या किसी भी प्रकार से उस पैसे का गलत इस्तेमाल होने से बचाया जा सकता है। तो उसका रिकॉर्ड पहले से रहता है कि उसमें 2 ताले लगेंगे, और एक चाबी रोकड़ अधिकारी के पास रहेगी और एक चाबी उसकी कैशियर के पास रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी डुप्लीकेट चाबी भी होती है। वो दोनों डुप्लीकेट चाबी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर्स के पास जमा कर दी जाती हैं। मतलब इसके कई मल्टीपल चाबीज़ बनाई जाती हैं, और हर साल के बाद वो तालों की चाबियां एक्सचेंज कर दी जाती हैं, अदला बदली कर दी जाती हैं। जिसके पास जो है वो दूसरे को देके उससे लेके दूसरे को दे दी जाती है, ताकि एक ही आदमी अगर उसको लगातार कंट्रोल करेगा तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस उसमें रहते हैं, इस कारण से। ठीक है, अगला दिया है, आहरण एवं वितरण अधिकारी किस प्रकार का से सरकारी रोकड़ प्राप्त करता है? ठीक, अब आहरण एवं वितरण अधिकारी में आपको पहले बताया था DDO होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो इस अधिकारी के पास रोकड़ प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? वो सरकारी ट्रेजरी से, देखिए हर गवर्नमेंट विभाग के लिए एक ट्रेजरी होती है, हर शहर में एक ट्रेजरी होती है। ट्रेजरी का काम होता है सरकारी पैसे को, सरकारी खाते को, सरकारी विभागों को ट्रांसफ़र करना, पर पैसा ऐसे वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। वहाँ के पैसा निकालने के लिए जो DDO होगा, चाहे वो किसी विभाग का, हर विभाग का DDO होता है, जल निगम होगा, आवास विकास होगा, बिजली विभाग होगा, सबका। तो उनके पास जो वहाँ से ट्रेजरी से पैसा निकालने का जो अधिकार होता है वो किस आधार पर होता है कि एक तो वो ट्रेजरी का बिल बना देते हैं। ठीक,
वो ट्रेजरी के नाम से बिल बनाते हैं, कितने अकाउंट का खर्चा है वो उनको देते हैं, तब उनको पैसा मिलता है, या फिर वो खुद से हस्ताक्षरित चेक साइन करके देते हैं, तब ट्रेजरी उनको पैसा देती है। ठीक है, तो सरकारी काम करने का प्रोसेस है कि आपको पैसा अगर निकालना है तो आप ट्रेजरी को बिल बना के दीजिए अपने यहाँ का विभाग का, या फिर स्वयं हस्ताक्षरित करके एक बिल बना के दीजिए जिसपे आप चेक पे द्वारा लिखें कि हमारे द्वारा पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेक द्वारा दे धनराशि सीधे अकाउंट में भेजी जाती है। देखिए, अगर कोई डीडीओ चेक द्वारा धनराशि किसी के अकाउंट में सीधे भेज रहा है तो वो क्या करेगा, वो चेक पे ऊपर क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो ऐसा चेक जो क्रॉस किया होगा वो उस चेक की धनराशि सीधे अकाउंट में जाएगी, किसी को कैश नहीं मिलेगी। ठीक, अगला, कालातीत चेक क्या होते हैं? टाइम बार्ड चेक, ऐसे चेक 3 माह के भीतर भुना लेने चाहिए अन्यथा कालातीत हो जाते हैं। देखिए, टाइम बार्ड चेक क्या होते हैं? जब कोई विभाग किसी को चेक इशू करता है किसी काम के हो जाने के बाद, तो उस केस में अगर वो कालातीत चेक है या फिर टाइम बार्ड चेक है तो उसको 3 मंथ के अंदर उस चेक को बैंक में लगा के कैश करवा लेना चाहिए, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली डेट ऑफ इशू से 3 महीने बाद कैंसिल हो जाएगा, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता, आपको फिर से चेक इशू करवाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपसे टाइम बार्ड चेक की बात पूछे तो आपको याद रखिएगा 3 माह की जो ड्यूरेशन होती है उसके बाद चेक टाइम बार्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी चेक को आहरण अधिकारी द्वारा किसी कारणवश निरस्त करने के लिए करना चाहिए तब, अगर जैसे किसी डीडीओ ने कोई चेक इशू कर दिया, ठीक है, अब बाई चांस उसको बाद में पता चला काम में कुछ घपला हुआ है, किसी ठेकेदार को चेक दे दिया गया, तो अब उसको वो चेक रोकना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो उस चेक को कैंसिल करके क्रॉस करके लिख के, अगर वो चेक मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने दे ही दिया है, ठीक है, तब तो खैर बैंक में उसको पहले से इसका एक प्रोफार्मा भर के देना पड़ेगा कि ये चेक कैश ना करवाया जाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर चेक उसके पास ही है तो वो उस चेक को क्रॉस कर देगा। ठीक है, वो क्रॉस करके वो चेक जाके जमा कर देगा। अगर आपकी चेक की रसीद वो फट गई है तो वो उस चेक को क्रॉस करके वो रसीद को वापस जाके जमा कर देगा कि ये चेक निरस्त किया जा चुका है, अब ये चेक किसी को यूज़ के लिए नहीं रहा। ठीक है, और अगर किसी को दे दिया गया है तो उस केस में प्रोफार्मा भर के, प्रपत्र भर के बैंक में दिया जाता है कि इस चेक को कैश ना किया जाए, चेक नंबर ये है, इसका अमाउंट ये है, इस इंसान को ये चेक इशू किया गया था। ठीक, अगला है, सरकारी खाते में धन प्राप्ति की रसीद किस प्रपत्र फॉर्म द्वारा दी जाती है? ठीक है, तो सरकारी खाते से अगर आपको धन निकालना है और प्रपत्र फॉर्म जो यूज़ होता है वो होता है लेखा प्रपत्र 3 या फिर प्रपत्र या फॉर्म, इसको प्रपत्र को फॉर्म कहते हैं इंग्लिश वालों को। ठीक है, फॉर्म नंबर 3 से आप सरकारी खाते से पैसा निकालते हैं। ठीक है, उसको भर के। अगला, एक सरकारी धन प्राप्ति रसीद पुस्तिका में कुल कितनी रसीद होती हैं? 100 और डुप्लीकेट। अब इसका मतलब समझिए, देखिए जो सरकारी धन प्राप्ति की रसीद की जो पुस्तिका होती है, जो कैश बुक होती है, उसके अंदर 100 प्रिंटेड रिसिप्ट होती हैं। ठीक है, प्रिंटेड मतलब उस पर छपा रहता है हर पेज पे उसका नाम, किस कहाँ की ट्रेजरी है, देने वाले का कैशियर का नाम, साइन, किस विभाग को दिया जा रहा है, कितना उसका कुल देय राशि कितनी, ये सब डिटेल जैसे बैंक का चेक होता है उस तरीके से छपा रहता है। तो उसकी कुल कितनी रसीद होती है? तो उसकी एक किताब के अंदर 100 रसीदें होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक रसीद की एक डुप्लीकेट रसीद होती है, मतलब एक होगी उसके साथ एक और होगी उसके पीछे। तो क्या होता है, आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने लोग बीच में कार्बन लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक रसीद आप जिसने आपको सरकारी धन दिया है, ठीक है, जिस बंदे से आपने लिया है, एक तो रसीद उसको दे दी जाती है कि कितने रुपए का आपने रसीद दी, और दूसरी रसीद वो कैशियर के पास ही रहती है जो उसकी दूसरी कॉपी है। तो उसको ध्यान रखिएगा, 100 लीफ होती हैं उसमें और डुप्लीकेट होती हैं, एक के पीछे उसकी कॉपी भी होती है। ठीक, मतलब ओवरऑल पेजेस उसमें 200 होते हैं। अगला, अवर अभियंता सरकारी धन की प्राप्ति किस स्रोत से करता है? देखिए, अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर जो रेवेन्यू जनरेट होता है विभाग को, वो अवर अभियंता कहाँ से कलेक्ट करता है? तो वो रेवेन्यू सरकारी अतिथि गृह, निरीक्षण भवन के किराए एवं बिजली का शुल्क। देखिए, अब अगर कोई निरीक्षण, कोई इंस्पेक्शन भवन है या फिर कोई सर्किट हाउस है, तो इस टाइप की जगहों का जो टोटल रेंट दिया जा रहा है, ठीक है, आपने किसी दूसरे विभाग को वो रेंट पे दे दिया कि उनका कोई गेस्ट आ रहा है, उन्होंने उसको रखा उसमें विभागीय गेस्ट को। ठीक है, तो जो उसका रेंट होगा, उसका जो किराया होगा, उससे वो जो रेवेन्यू अर्न करेगा वो धन प्राप्ति का सोर्स है। उसके अलावा पुराने औजारों की नीलामी से आपके विभाग में ऐसे औजार पड़े हैं जो पुराने हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उनकी नीलामी से जो पैसा होगा वो विभाग में जमा किया जाएगा। सरकारी भवनों में उगी घास, सरकारी भवनों में उगे सूखे पेड़ों की लकड़ी व फलदार पेड़ों की ये फलदार है, फलदार पेड़ों के फलों की नीलामी से। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी कमर्शियल चीज़ जो सरकारी ज़मीन के अंदर है, ठीक है, उसको बेचकर आप पैसा अपनी जेब में नहीं डाल सकते, वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा सरकारी विभाग में। तो चाहे आप वहाँ से घास कटवाएं, चाहे आप सूखे पेड़ कटवाएं, चाहे आप फल वाले किसी पेड़ को कटवा के फल बेचें, वहाँ का जो भी काम है वो सब आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो नीलामी से लेके जितना भी काम है वो सारा पैसा अवर अभियंता धन प्राप्ति के स्रोत में आता है और वो जाके पैसा उसको जमा करता है सरकारी विभाग में। ठीक है, अगला, अवर अभियंता की रोकड़ बही में कितनी प्रतियां होती हैं? देखिए, अब जो मैंने ऊपर रोकड़ बही या फिर कैश बुक बताया था, कैश बुक की खास बात ये होती है कि कैश बुक में 2 प्रतियां होती हैं। ठीक है, पर वो कैश बुक किसकी होती है? वो कैश बुक होती है डीडीओ की। ठीक,
अब उसमें 2 प्रतियां होती हैं, पर जब आप अवर अभियंता की रोकड़ बही की बात करते हैं तो उसमें 3 होती है, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होता है रोकड़ बही में किसी को पैसा प्राप्त करने का, परंतु इनको जब ये अधिकार दे दिया जाता है तो इनकी जो बुक होती है उसमें 3 होती हैं। क्यों? एक कॉपी ये खुद रखते हैं, दूसरी कॉपी उस हायर ऑफिशियल को देते हैं जो इनको ये अधिकार दिया है कि आप रोकड़ बही द्वारा पैसा ट्रांसफर करें, और तीसरी उनको देते हैं जिस बंदे ने इसको पैसा दिया, जिससे इसने प्राप्त किया। ठीक है, तो इनके केस में 3 होती हैं, और जो लोग डीडीओ होते हैं उनके केस में 2 होती हैं। ठीक, वो एक खुद रखते हैं और एक प्राप्त वाले को दे देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगला, सरकारी धन प्राप्ति को कितने दिनों के अंदर ट्रेजरी में जमा कर देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको सरकारी धन मिले, आप अवर अभियंता हैं, तो आपको 3 दिन के अंदर उसको ट्रेजरी में जमा कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारी खाते में धनराशि 500 रुपये से अधिक जमा होने पर चालान पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, सरकारी खाते में अगर आप 500 रुपये से अधिक जमा कर रहे हैं तो जो कैशियर होगा जिसके द्वारा पैसा लिया जाएगा और मैनेजर होगा जो बैंक का, उन दोनों के साइन होंगे अगर आप सरकारी खाते में पैसा ट्रांसफर करें। ठीक, यहाँ पर एक बता दूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, और भारत सरकार के सरकारी खातों का आहरण और वितरण SBI द्वारा ही मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारी कार्यालय में आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ को छोटे मोटे भुगतान के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, इसे कहते हैं, यही है। ठीक है, अग्रदाय, इसे कहते हैं एडवांस। ठीक, अब एडवांस पेमेंट क्या है? जैसे छोटे मोटे खर्चे हैं, सफाई कराना, पुताई कराना, कुर्सी टूट गई, फर्नीचर रिपेयर, छोटा मोटा पुताई, ये सब चीज़ें क्या है कि एडवांस में कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनमें कुछ अधिकारों के द्वारा वो अपने जूनियर ऑफिशियल्स को इतना पैसा अग्रदाय या पहले ही दे देते हैं। ठीक है, कि आप ये छोटे मोटे काम करवाते रहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हर चीज़ के लिए आप अकेले तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सुविधा के लिए इस तरीके का काम किया जाता है कि कुछ पैसा अग्रदाय, जिसको हम एडवांस कहते हैं, वो वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ को दे देता है। ठीक है, तो उस पैसे को क्या कहते हैं? अग्रदाय। जो एडवांस दिया जाता है उसको अग्रदाय राशि कहते हैं। ठीक, अगला, बिल का भुगतान हो जाने पर भरा जाने वाला प्रपत्र कहा जाता है, उसको कहते हैं प्रमाणक या वाउचर। जब आपने किसी, मान लीजिए ठेकेदार को बिल पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब उस बिल पेमेंट के बाद आपने उसको रसीद दे दी, एक रसीद अपने पास रख ली, पर उस रसीद के बाद एक वाउचर कटता है। ठीक है, वाउचर पर रसीद का नंबर, तारीख, कितना अमाउंट दिया गया, ये सारी डिटेल डाल के लेखा विभाग के रजिस्टर में उसको लगा दिया जाता है कि ये वाउचर है। इससे ये बाद में फाइनल हो जाता है कि बिल पेमेंट वहाँ का फिनिश हो गया, काम पूरा हो गया। तो जो बिल पेमेंट के बाद फॉर्म भरते हैं उसको कहते हैं वाउचर। ठीक है, अगला, से अधिक राशि के ऊपर वाउचर पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक है। ठीक, रसीदी टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो रसीदी टिकट लगाना आवश्यक है। वो कब पर है? जब आप 20 रुपये से अधिक की राशि किसी को भी देंगे तो उसका जो वाउचर बनेगा उस पर एक रसीदी टिकट ज़रूर लगेगा। ठीक, अगला, रोकड़ बही में धन प्राप्ति तथा भुगतान के कितने कॉलम होते हैं और कहाँ लिखा जाता है? देखिए, जो रजिस्टर बनता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपने मन से रजिस्टर बना दें, आपके बाद कोई आएगा वो अपने मन से रजिस्टर बना देगा, ऐसे 4-5 लोगों ने रजिस्टर बना दिए तो एट लास्ट तो पढ़ने वालों को समझ में नहीं आएगा कि उस रजिस्टर का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है। तो एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है कि आपको ऐसे ही रोकड़ बही का रजिस्टर या फिर कैश बुक, रोकड़ बही को कैश बुक कहते हैं, कैश बुक का जो धन प्राप्त हो रहा है और जो भुगतान हो रहा है, ठीक है, आप जो ले रहे हैं धन और जो दे रहे हैं धन, उसका किस तरीके से रोकड़ बही में लिखा दिया, उसको भरा जाता है, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? उसका फॉर्मेट है जो 5 कॉलम होते हैं बाईं तरफ। ठीक है, मतलब जो प्राप्ति के लिए है, पैसा जो आ रहा है उसके लिए 5 कॉलम होते हैं पेपर के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और जो भुगतान होता है उसके लिए 7 कॉलम होते हैं राइट साइड पे। इस बात को समझ लीजिएगा, जो प्राप्ति होती है उसके लिए 5 कॉलम होते हैं लेफ्ट साइड पे पेपर के। ठीक है, और जो भुगतान होता है उसके लिए 7 कॉलम राइट साइड पे। ठीक, इस तरीके से आप जो फॉर्मेट होता है रोकड़ बही का या कैश बुक का वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक निर्माण कार्य में विविध निर्माण सामग्रियों के भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, होता क्या है, जब आप कोई लोक निर्माण विभाग का काम कर रहे हैं, PWD का कोई काम कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ ऑन द स्पॉट खरीद नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि काम लंबा चलता है। अब आप हर बार खरीदेंगे, हर बार मंगवाएंगे तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वालिटी आपको सेम मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज कुछ क्वालिटी मिली, हो सकता है 6 महीने बाद वो क्वालिटी ना मिले, तो आपके सामान की, आपके काम की क्वालिटी अनइवन हो जाएगी, कहीं कुछ होगी कहीं कुछ होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो अलग अलग निर्माण सामग्री, उसमें कुछ भी हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट से लेके, मशीनों से लेके, गैती, फावड़ा, कुदाल, खुरपी, कुछ भी जो भी कंस्ट्रक्शन में काम होता है उन सबको भंडारण किया जाता है ताकि आपको ऑन द स्पॉट वो मिल जाए और सस्ता पड़े। ठीक, समय के साथ मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगर 10 साल चला तो आप ये बात जानते हैं, आज किसी चीज़ की प्रोजेक्ट आज से 10 साल बाद आज से 5 गुना बढ़ जाएगी, तो क्या आप उस समय का नया एस्टिमेट तैयार करेंगे? नहीं। तो वो अधिकतर सामान खरीद के रख लिया जाता है, मतलब इतना भी नहीं कि एक्सेसिव में हो जाए, कुछ सामान खरीद के रख लिया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, समय पर उच्च गुणवत्ता का, ये समय नहीं है, समान है, समय पर उच्च गुणवत्ता का
सामान उपलब्ध ना होने के कारण, ठीक है। तो लोक निर्माण विभाग में जो निर्माण सामग्री का भंडारण किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ताकि समय पर उच्च गुणवत्ता का सामान उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में भी आपके पास सामान रहे, ठीक है। अगला है, लोक निर्माण विभाग में सामान भंडार के रखरखाव, क्रय, देखरेख, सुरक्षा आदि के लिए मुख्य अधिकारी स्टोर ऑफिसर जिम्मेदार होता है। देखिए, एक होता है स्टोर कीपर, ठीक, इसको स्टोर बाबू भी कहते हैं, ठीक है। स्टोर कीपर एक्चुअल में स्टोर संभालता है, पर ये जिसको रिपोर्ट करता है उसका नाम होता है स्टोर ऑफिसर। दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा। स्टोर कीपर स्टोर को संभालता है, सारे रिकॉर्ड, लेखा बही सब रखता है, पर वो जो अपने फाइनल रिपोर्ट्स जिसको सबमिट करता है वो होता है स्टोर ऑफिसर। तो जो स्टोर अधिकारी होता है वो जनरली सुपरिटेंडेंट ऑफिसर ही होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ही होता है, ठीक है। तो जो मुख्य अधिकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, यहाँ दिया है सुरक्षा आदि के लिए मुख्य अधिकारी जिम्मेदार होता है, तो वो होता है एग्जीक्यूटिव, सॉरी इसका एग्जीक्यूटिव है, मुझसे स्लिप हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो स्टोर ऑफिसर होता है, और वो स्टोर कीपर द्वारा दिए गए खातों को वेरीफाई करके उसको कंफर्म करता है कि इन्होंने जो रिकॉर्ड दिए वो सही दिए, ठीक है। तो आपको स्टोर ऑफिसर पूछा जाएगा, जो भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है स्टोर ऑफिसर, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक। इसको एग्जीक्यूटिव समझिएगा, मुझसे थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई। अगला, जिसके कार्य व नाम स्पष्ट नहीं होते उनका व्यय डाला जाता है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी साइट पर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अब एक चीज़ नहीं आती, दसियों चीज़ें आती हैं। तो उसमें क्या होता है, कई चीज़ों का मद, ठीक है, या वो किस सेक्शन में जाना है, किस आपको उस किस हेडिंग में डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सीमेंट है, ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप सारा सीमेंट के सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे इक्विपमेंट जिनसे आप खुदाई कर रहे हैं तो एक्सकेवेशन वालों का आप अलग बना देंगे। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई मद फिक्स नहीं होता, जो साइट पर आती हैं पता नहीं होता उस समय, बाद में उनके मद फिक्स किए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जब इस तरीके का कोई सामान आ जाए जिसका कोई स्पष्ट ना हो कि वो किस मद में जाएगा, ठीक है, उसका खर्च कहाँ से निकाला जाएगा, तो उनको हम उचंत शीर्षक में या सस्पेंस हेड में डालते हैं, ठीक। इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई बार आएगा। सस्पेंस हेड वो होता है जिसमें आपको स्पेसिफिक ये नहीं पता होता कि वो किस मद का सामान है, ठीक है, वो किस में जाना है, तो आप उसको पहले सस्पेंस हेड में डाल के काम करा लेते हैं। बाद में वो जिस मद में एट लास्ट जहाँ पे जिस मद का बन जाता है उस मद को आप उसमें डाल के उसमें उसका पूरा पैसा वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अगला हमें दिया है विशिष्ट शीर्षक, स्पेसिफिक हेड में डाले जाने वाले भंडार सामग्री कितने प्रकार की होती है। देखिए अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट इसीलिए किया, बाकी अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में दिक्कत हो तो आप समझ लीजिए और थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। इतनी क्लिष्ट हिंदी भी नहीं है कि आप समझ ना पाएँ, मेरे हिसाब सब लोग समझ जाएंगे इतनी आसानी से कि जो स्पेसिफिक हेड है, कुछ जैसे अभी मैंने ऊपर आपको सस्पेंस हेड बताया, इसका कुछ अता पता नहीं होता, पर स्पेसिफिक जो चीज़ पहले से ही स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट है, उसका मतलब आपको पता है कि वो किस मद का सामान है, ठीक है। तो उसको भंडार सामग्री में कितने प्रकार के आप मद होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो उसमें होता है पहला टूल एंड प्लांट्स, दूसरा होता है सड़क सामग्री, तीसरा होता है सीधे कार्यों को प्रभावित स्थापना, ठीक है। टूल एंड प्लांट्स के अंदर आता है वो सामान जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टूल्स या औजार या मशीनें हैं, जैसे फावड़ा, कुदाल, गैंती, और इसके अलावा काटने की मशीनें, बांधने की मशीनें, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा एक्सकेवेटर हो गया, बुलडोज़र हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, जितने भी लोडिंग के अनलोडिंग के हैं व्हीकल्स, वो सारे वो इसके अंदर आते हैं टूल एंड प्लांट्स में, ठीक है। रोड मेटल के अंदर आता है रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल, ठीक है। इसका भी हमें मत पहले से पता होता है कि रोड के लिए गिट्टी, बजरी, ग्रेवल, कोल तार, एसफाल्ट, बिटुमिन, जो हमें डालना है वो हमें पहले से स्पेसिफिकली पता होता है कितना पड़ेगा, तो वो उसका अलग कीमत होता है। और सीधे कार्य को प्रभावित स्थापना, इसमें जो आते हैं, इसमें वो आते हैं जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है, मतलब स्केल बहुत बड़ा है उस काम का, तो उस केस में क्या होगा, आप उतने बड़े स्केल के सामान को सीधे लाके भंडार गृह में नहीं सजा सकते, इतनी जगह किसी भंडार गृह में नहीं होती। तो हम ऐसा सामान जिसका कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसको भंडार गृह में सजाने के बजाय उसको सीधा साइट पर ही भेज देते हैं जहाँ काम होता है। इससे दो चीज़ें होती हैं, पहला, एक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि अगर आप पहले भंडार गृह भेजेंगे, फिर वहाँ स्टोर करेंगे, फिर साइट पर भेजेंगे, डबल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो सीधे साइट पर भेज देते हैं। दूसरा, उसका जो लेखा जोखा है उसका काम भी कम हो जाता है। अगर आप पहले साइट पर से पहले अगर भंडार गृह भेजा, पहले वहाँ उसका रिकॉर्ड बनेगा, फिर रिकॉर्ड बनेगा साइट पर जाके, तो इन सब प्रोसेस से बचने के लिए जो हमें तीसरा ऑप्शन है, सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, उसमें सीधा साइट पर ही सामग्री भेज दी जाती है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण सामग्री पर सामग्री स्टॉक की अधिकतम सीमा को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने जूनियर इंजीनियर के हाथ में ये दे दिया कि आप निर्माण सामग्री का स्टॉक कर लीजिए अपनी साइट के ऊपर, तो भाई लोग हर तरीके के होते हैं, वो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा सामान स्टॉक कर दे, बाद में ब्लैक करके बेच दें उसको, ठीक है। ठेकेदार भी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो एक स्टॉक करने की एक अधिकतम सीमा होती है, ठीक, जिससे ज़्यादा आप सामान स्टॉक नहीं कर सकते साइट के ऊपर, या भंडारण गृह में जहाँ आप स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, उस सीमा को कहेंगे आरक्षित सीमा या आरक्षित स्टॉक, ठीक है। इसको रिजर्व स्टॉक कहते हैं, ठीक।
रिजर्व स्टॉक में आपके पास एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं इकट्ठा कर सकते, आगे आपको पता चल जाएगा कितनी होती है, ठीक है। तो आरक्षित सीमा किसके द्वारा तय की जाती है, अगला क्वेश्चन, आरक्षित सीमा तय की जाती है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर द्वारा, ठीक है। तो अधीक्षण अभियंता होता है वो ये तय करता है कि इस करंट काम की निर्माण कार्य की आरक्षित सीमा क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षित सीमा फिक्स नहीं हो सकती, आरक्षित सीमा हो सकता है 10,000 20,000 भी हो और कहीं करोड़ों में भी हो, डिपेंड करता है काम किस लेवल का है, ठीक है। आरक्षित सीमा उसी हिसाब से तय की जाती है। निर्माण खंड के लिए स्टॉक की अधिकतम सीमा है 50,000 रुपये, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का जो अधिकार दिया जाता है, आप निर्माण खंड पर अधिकतम 50,000 रुपये का सामान स्टॉक कर सकते हैं, ठीक। इसके व्यय हो जाने के बाद आप नया सामान फिर खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निर्माण के लिए स्टॉक प्राप्त होता है। अब जो स्टोर है जहाँ पर आप सामान का स्टोरेज कर रहे हैं, भंडार कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सामान आता कहाँ से, ठीक है, उसके सोर्स क्या क्या हैं। तो उसके सोर्स हैं विक्रेताओं से, जैसे आपने गिट्टी बजरी रेता कहाँ से खरीदेंगे, जो इस तरीके के सामान बेचने वाले उन्हीं से खरीदेंगे, तो वो विक्रेता हो गए, तो आपने उनसे खरीदा। दूसरा, अन्य विभागों से, अब जैसे आप कोई नहर बना रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें किसी दूसरे विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उनसे भी कुछ सामान लेंगे। विभागीय उत्पादन से, अब आप वन विभाग का कोई काम कर रहे हैं, आपको लकड़ी की ज़रूरत है, तो विभाग ने खुद उसका उत्पादन किया, तो उस प्रकार का सामान जो विभागीय उत्पादन से, उससे भी आपको स्टॉक मिलता है। और निर्माण कार्य की समाप्ति पर, इसमें क्या होता है, जब आपका काम पूरा हो जाता है उसके बाद कुछ सामान बच जाता है, सब कुछ तो पूरा नहीं होता। घर में आपकी शादी है, सुबह सारा खाना खत्म हो जाए ज़रूरी नहीं, सेम वही चीज़ है, अधिकतर चीज़ बच जाती है उसमें। तो जो बच जाती है उसका दो चीज़ होती है, या तो वो ठेकेदार को दे दिया जाता है, अदरवाइज़ उसको विभाग में अगर वो काम करने लायक है और अच्छी स्थिति में है तो उसको आने वाले किसी काम के लिए वापस से रख लिया जाता है, तो उसको भी स्टॉक में ही जमा कर दिया जाता है, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है एक स्टोर करके रखना कि इतना सामान हमारे पास अभी करंट में है, ठीक है। तो ये होते हैं सोर्सेज। अब स्टॉक निकासी के ज़रूरी कारण होते हैं, स्टॉक क्यों निकाला जाता है। तो स्टॉक निकालने का पहला कारण है निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कामों के लिए। बिल्कुल, अब आपके पास स्टॉक है तो आप क्या करोगे, आपको किसी साइट का मेंटेनेंस करना है तो आप उसी स्टॉक से सामान निकालोगे, नया तो नहीं खरीदोगे। अगला, विभाग की मांग होने पर, हाँ, डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स ने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया तो उसके लिए आपको मांग होने पर देना पड़ेगा, या फालतू सामान की नीलामी के लिए। देखिए कई बार क्या होता है सरकारी विभाग में कि चीज़ें आती हैं और नई की नई ही पड़ी रहती हैं और सड़ जाती हैं, ये बहुत आम सी बात है, ठीक। तो अब उस केस में क्या है, आप उसका क्या कर सकते हो, किसी काम की तो है नहीं, और आपका भंडार गृह भी भरता जा रहा है। अगर आप एक चीज़ स्टोर करते जा रहे हो तो भंडार गृह की जगह तो लिमिटेड है ना, एक टाइम बाद तो भर जाएगा, तब क्या करोगे। तो उस केस में ऐसे सामान जो ख़राब हो जाते हैं उनकी नीलामी कर दी जाती है। तो नीलामी करने से पहले स्टॉक से उनको निकालना ज़रूरी होता है कि इस सामान की नीलामी होनी है, उसका एक पूरी लिस्ट बनती है कि ये सामान नीलाम होना है, ठीक है। तो निकासी के लिए ज़रूरी है नीलामी, विभाग की मांग और अनुरक्षण कार्यों के लिए, ठीक। अगला, स्टॉक में लेखा रखा जाता है। अब जो स्टॉक का जो लेखा होता है या जो उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं स्टॉक से रिलेटेड, वो कौन रखता है, ठीक है। तो वो रखते हैं सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता दोनों के कार्यालय में, ठीक है। जो असिस्टेंट इंजीनियर होगा और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, दोनों के कार्यालय में स्टॉक का लेखा रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, भंडार किए गए सामान को किसी अन्य विभाग को दिए जाने पर उस विभाग से वसूल किया जाने वाला पर्यवेक्षण शुल्क या सुपरविजन फीस। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में काफ़ी सामान है, मैं किसी विभाग का इंचार्ज हूँ, मेरे पास काफ़ी सामान है। दूसरे विभाग क्या चाहते हैं, भाई हर कोई सामान खरीदना नहीं चाहता, किराए पर मिल जाए, काम हो जाए, काम खत्म। स्टॉक करके रखने का मतलब आपको एक भंडार गृह बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टोर कीपर अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसका रिकॉर्ड रखेगा, उसको पर मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी, भंडार गृह से नीलामियाँ करवानी पड़ेंगी, तो काम बढ़ जाता है। तो विभाग नहीं चाहते इसको स्टोर करना, तो ऐसे में क्या होता है, जिस विभाग से वो लेते हैं उस विभाग को उन्हें एक सुपरविजन फीस देनी पड़ती है, क्योंकि जो अब आपने उसको अगर सामान को 5-10 साल संभाल के रखा है आपने उसको, तो उसके सुपरविजन की कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो वो कीमत होती है 10% उस मूल्य का, ठीक है। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसकी कुल मूल्य का 10% आपको सुपरविजन फीस या पर्यवेक्षण शुल्क के लिए देना पड़ेगा। अगला, भंडार से जिस रेट पर कोई सामान निर्गत किया जाता है उसे कहते हैं निर्गत दर, ठीक है। मतलब आपने किस रेट पर आपने कोई सामान रखा है, ठीक, उस किस रेट पर आपने वो सामान किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या किसी ठेकेदार को दिया, तो वो जो रेट होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, उसको कहते हैं उसकी निर्गत दर, ठीक है। अगला हमें दिया है निर्गत दर, इशू रेट निकाली जाती है, ठीक। अब आपने सामान किसी को निर्गत कर दिया, ठीक है, इशू कर दिया, ठेकेदार को कर दिया, किसी डिपार्टमेंट को कर दिया, तो उस केस में इशू रेट आप निकालते कैसे हैं। इशू रेट जो होता है वो होता है सामान का मूल्य, उसमें आप जोड़ देते हैं भंडार तक ढुलाई और भंडारण व्यय। ये भंडारण व्यय में आपका सुपरविजन कॉस्ट आ जाती है, और भंडार तक ढुलाई क्या है, जैसे आपने वो सामान उसको दे दिया, ठीक है, उसने साइट तक पहुँचा दिया, परंतु उसके एक तरफ का जो भंडार का जो लाने का चार्ज है वो आप उसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सामान का मूल्य, भंडार तक की ढुलाई और भंडारण व्यय, इन तीनों की कॉस्ट मिला के जब टोटल आप करते हैं तब आपकी निकल के आती है निर्गत दर या फिर इशू रेट, ठीक है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आप समझ रहे होंगे कि किसी भी सामान को इशू करने का रेट कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है,
भंडार में उपलब्ध वह सामग्री जिसका क्रय मूल्य चुका दिया गया है कहलाता है। ठीक है, तो आपके स्टोर के अंदर मान लीजिए आपने कोई सामान लिया, ठीक, कुछ सामान ऐसा हो सकता है आपने इंस्टॉलमेंट लीज़ पर लिया है, सामान किसी से उधार पे लिया है, ठीक है, कुछ सामान ऐसा होता है जो आपका खुद का है, तो आपने जिस सामान की पूरी कॉस्ट चुका दी है, ठीक है, कोई मशीन ली आपने, कोई बुलडोज़र लिया, पूरी कीमत उसकी चुका दी, तो वो जो सामान है वो हो जाएगी विभाग की परिसंपत्ति या विभाग का असेट। ठीक है, मतलब विभाग का उसमें मालिकाना हक हो जाएगा, फिर वो विभाग का सामान हो जाएगा। ठीक, तो विभागीय परिसंपत्ति ये होता है। अगला, भंडार में उपलब्ध वह सामग्री जिसका मूल्य कॉस्ट प्राइस देना बाकी है वो कहलाता है देनदारी या लायबिलिटी। ये दो चीज़ आते हैं, समझ लीजिएगा। असेट्स और लायबिलिटी में ये अंतर होता है। असेट्स वो होते हैं जिसका पेमेंट किया जा चुका है पूरा, लायबिलिटी वो होती है जिसका पैसा अभी देना बाकी है, कुछ पैसा रह गया है, तो वो भी विभाग की देनदारी या लायबिलिटी में आता है। ठीक, अगला, स्टॉक का लेखा रखने के लिए प्रयुक्त रजिस्टर में आगत निर्गत किस प्रपत्र पर लिखा जाता है। ठीक है, आगत मतलब जो आ रहा है, निर्गत मतलब जो जा रहा है, उसको किस फॉर्म पर लिखा जाता है। स्टॉक जो भी आ रहा है जा रहा है उसको किस पे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है फॉर्म नंबर 8 पे। ठीक है, प्रपत्र संख्या 8। अब एक बात समझ लीजिए, इसमें ऐसे फॉर्म नंबर वाले क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आएंगे जिसमें पूछा जाएगा फॉर्म नंबर आपको बताना है कि इस पर क्या लिखा जाता है। ठीक, तो इन फॉर्म नंबर्स को मैं इसीलिए लाया हूँ, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि आगत निर्गत को फॉर्म नंबर 8 पे लिखा जाता है। ठीक, अगला, स्टॉक का 6 माही विवरण किस प्रपत्र पर दिया जाता है। स्टॉक का हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद एक डिटेल लिस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई हो सके। आप हर महीने पर भी एक डिटेल देते हैं, बट 6 महीने पर भी देते हैं। इससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि विभाग के अंदर अब वो 6 महीने की जो लिस्ट होगी और जो एक महीने की 6 लिस्ट होंगी, उनको मिलाने पर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ समान होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलती है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ कहीं हुई है, तो इसलिए इसको 6 माही विवरण दिया जाता है। उसको दिया जाता है प्रपत्र संख्या 12 पे या फॉर्म नंबर 12 पे। ठीक, अगला, जो उपकरण यांत्रिक अथवा शक्ति से चलते हैं कहलाते हैं संयंत्र, मशीनें या प्लांट। आप जानते हैं अगर आप मैकेनिकल पावर से चलने वाली किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाता है संयंत्र या मशीनें। ठीक है, और जो हाथ से चलती है उन्हें कहते हैं मैनुअल। ठीक, मैनुअली पावर्ड जो होते हैं वो या हाथ से चलते हैं। ठीक है, अगला, औजार एवं संयंत्रों को कितने शीर्षक हेडिंग वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो औजार या फिर जितनी भी मशीनें हैं T&P, उनको किसमें बांटा गया, उनको बांटा गया 2 सेक्शन में। ठीक है, पहला साधारण औजार तथा मशीनें, दूसरा विशेष औजार तथा मशीनें। ठीक है, मैंने इसको एक साथ ही लिखा है, आप इसको अलग अलग समझ लीजिएगा। जो संयंत्र पर या जो औजार और मशीनें हैं उनको अलग अलग 2 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें पहला है साधारण औजार तथा मशीनें, दूसरा है विशेष औजार तथा मशीनें। ठीक है, तो 2 सेक्शन है इसके। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। औजार तथा संयंत्रों के प्रमुख उपशीर्षक सब हेडिंग्स हैं। देखिए, मैं पिछली क्लास में हेडिंग्स के बारे में बता चुका हूँ। हेडिंग्स क्या होता है, आप जब कोई रजिस्टर बनाते हैं तो आप जो डिटेल्स लिखते हैं उसमें ऊपर एक हेडिंग डालते हैं। ठीक है, अब वो हेडिंग प्रोफार्मा जो राज्य सरकार ने जो 6 हैंडबुक बनाई हैं उनके हिसाब से फिक्स कर दिया है, आपको उसी मद का उस हेडिंग में ही डालना है। आप हेडिंग अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, ताकि वो रजिस्टर सबके द्वारा पढ़ा जा सके, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बन जाएगा सबके लिए। तो जो सब हेडिंग्स होती है, मेन हेडिंग पीछे मैंने आपको बताई थी। अब सब हेडिंग्स क्या होती हैं, जो उनके अंदर जो और सब हेडिंग्स हैं, मान लीजिए मेन हेडिंग्स के अंदर और भी छोटी हेडिंग्स हैं, तो ये जो हेडिंग्स हैं जो विभाग द्वारा तय की गई हैं, वो पहली है ड्राइंग एंड वैज्ञानिक उपकरण, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में S से लिखते हैं। ठीक है, S। अगली है संयंत्र एवं मशीनें, P, इसको हम P से लिखते हैं। ठीक है, औजार, इसको हम लिखते हैं T से। कैंप, कार्यालय, मतलब कैंप से रिलेटेड आपका कोई ऑफिस कैंप है या कहीं बाहर साइट पे काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो मद होगा उसको हम लिखेंगे C से। पशुधन, या आप किसी प्रकार का कोई ऐसा विभाग है जहाँ पर पशुधन से रिलेटेड, कैटल से रिलेटेड काम हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे L से। ठीक है, और कार्यालय से रिलेटेड फर्नीचर को लिखेंगे O से। तो ये मद को लिखने के, टेबल को बनाने के कोड्स हैं, इनको आप याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो औजार संयंत्रों के प्रमुख उपशीर्षक आप समझ गए कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोड मेटल में क्या क्या सम्मिलित होता है। वैसे तो रोड मेटल में प्राइमरीली बताऊं तो सिर्फ पत्थर की गिट्टी ही आती है, परंतु क्या होता है, इतने ज़्यादा मद को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो लिखने में दिक्कत होती है। तो हम जनरली रोड मेटल के अंदर पत्थर की गिट्टी, बिटुमेन, कंक्रीट, बजरी, कंकड़, जितना भी मटेरियल रोड से बनाने से रिलेटेड होता है वो सारा हम रोड मेटल के अंडर ही डाल देते हैं। ठीक है, अगला, सड़क सामग्री रोड मेटल का भंडारण किया जाता है सड़क निर्माण स्थल के किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढेर लगाकर। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे सीमेंट है, कहीं साइड पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, सीमेंट वो साइड पर छोड़ के नहीं जाएंगे, सीमेंट की बोरी वो शाम को भंडार गृह में जाके जमा कर देंगे। ठीक है, परंतु आप देखोगे बजरी, गिट्टी, रेता, ये सब रोड के किनारे इकट्ठा कर देते हैं, बालू। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि जो रोड मेटल है उसको रोड के किनारे ही भंडार कर दिया जाता है। पहली बात तो इनको रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, ये ऐसा कोई सामान नहीं होता जो लोकल अथॉरिटी द्वारा चुरा लिया जा सके। ठीक है, तो इनको रोड के किनारे ही स्टोर कर देता है। दूसरा, इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आपने साइट से इसको भंडार गृह तक आप लेकर गए, ठीक है,
तो आप रोज़ शाम को लेके जाओगे, रोज़ सुबह लेके आओगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करोगे, फिर अगले दिन सुबह फिर वापस लेके आओगे साइट पे, तो इससे क्या होता है, बेवजह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है आपका। ठीक, तो इसको साइट के किनारे ही ढेर लगा के डाल दिया जाता है और काम करते टाइम ठेकेदार मजदूर वहीं से उसको उठा के साइट पर यूज़ करते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। सड़क गिट्टी का लेखा जोखा रखने के लिए विवरण दर्ज करने की इकाई होती है। ठीक, तो जो सड़क पर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, रोड मटेरियल, उसका जो विवरण रखना होता है वो कैसे रखते हो, वो रखते हैं प्रति किलोमीटर गिट्टी में कितने ढेर लगा रखे हैं आपने 1 किलोमीटर के अंदर, और इसको भरा जाता है प्रपत्र संख्या 16 पे। ठीक है, मतलब अगर आपको सड़क के किनारे पड़ी गिट्टी का लेखा जोखा रखना है तो आपको जो यूनिट नापनी होगी वो नापनी होगी 1 किलोमीटर में आपने कितने ढेर लगा रखे हैं। ठीक, और एक ढेर का एक लमसम अमाउंट वॉल्यूम क्या है, और उसको भरा जाता है फॉर्म नंबर 16 में, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, बिटुमिन, कोलतार, एस्फाल्ट आदि बंधक पदार्थों का लेखा जोखा किस प्रपत्र में भरा जाता है। तो इस तरीके के जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं ना, बिटुमिन, कोलतार, एस्फाल्ट, इनको रोड बाइंडिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, उनको हम भरते हैं 16A में। यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर 16 था ऊपर वाले में, इसमें आपका है 16। ठीक है, फॉर्म नंबर 16A में भरेंगे आप इस टाइप के बाइंडिंग मटेरियल्स को। अगला क्वेश्चन, लेखा रखने की सुविधा के लिए सड़क निर्माण को गैंग के अंतर्गत रखा जाता है, प्रत्येक गैंग के नियंत्रण में कितनी लंबी सड़क आती है। ठीक, तो जो आप गैंग क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, एक लोगों का जो गुट होता है, उनको आप एक स्पेसिफिक लेंथ की रोड दे देते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस आपको करना है। अब 1000 किलोमीटर की रोड है तो एक आदमी तो लास्ट तक नहीं जाएगा, तो छोटे छोटे गैंग्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, एक गैंग के अंदर आपको काम करने में भी सुविधा है, दूसरा प्रत्येक गैंग का लेखा भी अलग अलग रखा जाता है, जिससे कि एक तो उनको बाद में चेक करना आसान होता है, दूसरा इस प्रकार के गैंग्स जब आपको मिल जाते हैं तो आपको उस रिकॉर्ड को बाद में एक आसानी से ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है। तो लेखा रखने की सुविधा के लिए गैंग के अंतर्गत सड़क निर्माण को गैंग के अंतर्गत रखा जाता है, प्रत्येक गैंग के नियंत्रण में कितनी लंबी सड़क होती है। तो याद रखिएगा, एक गैंग के अंतर्गत 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क ही अधिकतम हम देते हैं। ठीक है, इससे लेखा रखने में भी सुविधा होती है और गैंग को काम करने में भी सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है, सहायक अथवा अधिशासी अभियंता द्वारा सड़क निर्माण सामग्री की भौतिक जांच करने पर उसका लेखा रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब सहायक यानी कि असिस्टेंट और अधिशासी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जब वो सड़क निर्माण सामग्री की फिजिकल जांच करता है, ये क्या होता है, जब आप जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार जब साइट पे काम करते हैं तो ये लोग जाके वहाँ फिजिकली मटेरियल्स को चेक करते हैं। जैसे कि ढेर लगा सड़क के किनारे गिट्टी का, तो चेक करते हैं वो गिट्टी जितना अकाउंट बुक में लिखी है उतनी ही है कि नहीं, उसका कुछ वॉल्यूम कम तो नहीं है, या उससे अधिक ला के वहाँ पर डाल के ब्लैक तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए फिजिकली वहाँ पर जाया जाता है। तो ध्यान रखिए, जब फिजिकली चेक होता है तब आप उसको जांच पुस्तिका या चेक बुक के अंदर लिखते हैं। ये चेक बुक इन जांच अधिकारियों के पास होती है, जिसमें ये उनके द्वारा दिया गया रिकॉर्ड और साइट पर मिला हुआ रिकॉर्ड आपस में मिलान करके लिखते हैं कि ये चेक सही है गलत है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, स्थलीय सामग्री लेखा के अंदर किस तरीके की निर्माण सामग्री आती है, इसके लिए किस प्रपत्र का प्रयोग होता है। बड़े निर्माण कार्यों में सीधे निर्माण स्थल पर भेजी गई सामग्री जिसे उस समय उचंत शीर्षक सस्पेंस हेड में डाला जाता है आती है, जिसे प्रपत्र 35 व 37 में भरा जाता है। ठीक है, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो साइट पर सामान ले जाकर सीधे हम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मटीरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सीधे हम साइट पर निर्माण सामग्री डाल रहे हैं उसके लिए किस प्रपत्र का प्रयोग होता है। तो ऐसी सामग्री जो हम सीधे साइट पर डाल रहे हैं उसको हम प्रपत्र 35 और 37 में भरते हैं। और ऐसे बड़े निर्माण कार्यों में हम पहले उसको उचंत शीर्षक में सस्पेंस हेड में रखते हैं, बाद में हमें जब उसकी एग्जैक्ट हेडिंग काम के बाद पता चल जाती है तो हम उसको पूरा उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठेकेदार को निर्गत की गई निर्माण सामग्री का लेखा रखा जाता है। देखिए, ठेकेदार को जब कोई सामग्री निर्गत की जाती है तो उसका फॉर्म नंबर याद रखिएगा, फॉर्म नंबर 35A। फॉर्म नंबर 35A में ठेकेदार को दी गई किसी भी सामग्री का आप सारा लेखा रखते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म नंबर इसलिए डिसाइड किए जाते हैं पहले से, ताकि आपको पहले से पता रहे कि आपको अगर ठेकेदार से रिलेटेड चीज़ देखनी है तो आप ये फॉर्म देखिए, आपको इंजीनियर से रिलेटेड चीज़ देखनी है आप ये देखिए, आपको लेबर से रिलेटेड देखनी है आप ये फॉर्म भरिए। तो वो पहले से फॉर्म सारे फॉर्म के फॉर्मेट सरकार द्वारा निर्धारित कर दिए गए, इन्हीं में आपको इन फॉर्म्स को भरना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जितने ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने कराए। इसके अलावा अगर कुछ और मिलेंगे तो वो भी कराता रहूँगा। अब आपका CME-ED का एक थोड़ा सा और पार्ट बचा है बस लास्ट का, उसको मैं बहुत जल्दी में डाल दूंगा और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मेरी सारी PDF सिविल फाइनल ईयर की आपको गूगल ड्राइव पर मिल जाएगी। मे भी हो सकता है आपको टेलीग्राम चैनल पर ना मिले, क्योंकि चैनल पर क्या होता है, मैसेजेस के साथ वो पीछे जाता है, तो बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं अपनी सारी PDF उठा के गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ, जिससे आपको एक ही लिंक में आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिंक सारा मिल जाएगा, आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।